नमस्कार, आप देख रहे हैं एचएनएन न्यूज और मैं हूं आपके साथ आलोक कौर। 24 घंटे 24 रिपोर्टर में आपका स्वागत है। अपने इस खास बुलेटिन में हम लेकर आए हैं उत्तर प्रदेश की हर खबर, हर जिले से सीधी रिपोर्ट। जहां की खबर है एचएनएन के रिपोर्टर वहीं से सीधे आप तक खबर लेकर आए हैं। देखिए रिपोर्ट। दिल्ली एनसीआर में गर्मी का सितम जारी है। ऐसे में नोएडा की बात करें तो नोएडा में पारा 40 डिग्री के पार जा चुका है और गर्मी के सितम से लोग बेहाल हैं। सड़कों पर लोग दिखाई नहीं दे रहे, सड़कें सूनी दिखाई दे रही हैं। अगर बात करें दोपहर के 12 बजे से 3 बजे तक तो सरकार के द्वारा एडवाइजरी जारी कर कहा गया है, जिला प्रशासन ने भी एडवाइजरी जारी करके कहा कि दोपहर के 12 बजे से लेकर 3 बजे तक अगर जरूरी काम ना हो तो सड़कों पर ना निकले। अगर आपको निकलना पड़ रहा है तो अपने साथ सूती कपड़ा जरूर लेकर चले और उसे हल्का सा भिगो लें। वहीं बात करें डिहाइड्रेशन की तो डिहाइड्रेशन को लेकर जिला स्वास्थ्य विभाग की ओर से साफ तौर पे कहा गया है कि जब भी आप घर से बाहर निकले अपने साथ एक पानी की बोतल जरूर कैरी करें और कोशिश करें जितना हो सके जूस पेय पदार्थों का प्रयोग करें ताकि आप डिहाइड्रेशन से बच सके। और अगर आपकी तबीयत खराब होती तो आप नजदीकी अस्पताल में तत्काल जाएं, कहीं पे भी किसी भी ऐसे मेडिकल स्टोर से दवाई ना लें ताकि आपकी तबीयत और ना बिगड़े। वहीं मौसम विभाग के द्वारा कहा जा रहा है कि आने वाले कुछ दिनों बाद शायद गर्मी से कुछ राहत मिल जाए क्योंकि बारिश होने की संभावना जताई जा रही है। कैमरा पर्सन राजेंद्र के साथ मैं रमेश परियार, एचएनएन। नमस्कार, आप देख रहे हैं एचएनएन न्यूज और मैं हूं आपके साथ रिंकी बत्रा। एक वीडियो सोशल मीडिया पर हरिद्वार की जमकर वायरल हो रही है। इसमें 4 युवक पहले कुछ महिलाओं के साथ अभद्रता करते हैं, छेड़छाड़ करते हैं और उसके बाद आस्था का केंद्र समझे जाने वाले हर की पौड़ी पर एक दूसरे को किस करने जैसे गलत इशारे करते हैं। ये वीडियो सोशल मीडिया पर अब जमकर वायरल हो रही है और वीडियो वायरल होने के बाद हरिद्वार पुलिस हरकत में आ गई और मामले में तुरंत संज्ञान लेते हुए चारों युवकों को गिरफ्तार कर लिया है। फिलहाल उनसे पूछताछ की जा रही है। वीडियो में साफ तौर पर देखा जा सकता है किस तरह से युवक अभद्रता करते हैं, महिलाओं के साथ छेड़छाड़ करते हैं, गलत इशारे करते हैं और उसके बाद ऐसी हरकत करते हैं। ईद के त्योहार में जिले के अंदर 180 मस्जिदों में नमाज अदा की गई। बकरीद पे लोगों ने एक दूसरे को गले मिलकर शुभकामना दी। वहीं अगर नोएडा में सुरक्षा की बात करें तो सुरक्षा को लेकर नोएडा पुलिस मुस्तैद थी और नोएडा पुलिस के द्वारा तकरीबन 1000 से ज्यादा सुरक्षा कर्मी लगाए थे। और वहीं पीएससी बल की बात करें तो तकरीबन 40 से 50 कंपनियां पीएससी बल की तैनात की गई थी। वहीं और मस्जिदों के आसपास ड्रोन के माध्यम से और सीसीटीवी कैमरे के माध्यम से निगरानी की जा रही थी कि किसी भी अनहोनी को तुरंत निपटा जाए और किसी भी उपद्रव की सूचना पर पुलिस के द्वारा क्यूआरटी टीमें गठित की गई थी। तकरीबन 20 से अधिक क्यूआरटी टीमें गठित की गई थी। अगर त्योहार के दिन कोई भी उपद्रव करने की कोशिश करता है तो नोएडा पुलिस उससे सख्ती से निपटेगी। वहीं बात करें नोएडा पुलिस के जो जवान थे वो मौके पे मौजूद थे और उन्होंने जो इतने भी मस्जिद हैं मस्जिदों के आसपास सुरक्षा का घेरा बनाया और शांतिपूर्ण तरीके से जो नमाज थी वो अदा हुई। कैमरा पर्सन राजीव के साथ मैं रमेश परियार, एचएनएन न्यूज नोएडा। जिले की कोतवाली सादाबाद क्षेत्र के गांव नीति निवास में उस समय हड़कंप मच गया जब नाली निर्माण कार्य के दौरान प्राथमिक विद्यालय की दीवार अचानक भरभराकर गिर पड़ी, जिससे दीवार के नीचे 3 मजदूर दब गए, जिनमें से 2 की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई और एक गंभीर रूप से घायल हो गया। बताया जा रहा है कि हाथरस जिले की कोतवाली सादाबाद क्षेत्र के गांव नीति निवास स्थित प्राथमिक विद्यालय के समीप गंदे पानी की निकासी के लिए नाली निर्माण का कार्य चल रहा था। तभी अचानक प्राथमिक विद्यालय की दीवार अचानक भरभराकर गिर पड़ी, जिससे नाली निर्माण का कार्य कर रहे 3 मजदूर डालचंद, सोनपाल और मोहित दीवार के मलबे में दब गए। दीवार के गिरने से सारे एरिया में चीख पुकार मच गई। घटनास्थल पर स्थानीय लोगों की भीड़ एकत्रित हो गई। वहीं सूचना पर पुलिस के आला अधिकारी भी मौके पर पहुंच गए। लोगों ने तीनों मजदूरों को मलबे में से बाहर निकाला, जिसमें से एक मजदूर डालचंद की मौके पर ही मृत्यु हो गई और दोनों घायलों को उपचार के लिए जिला अस्पताल भिजवाया, जहां से डॉक्टरों ने एक मजदूर मोहित की हालत को गंभीर देखते हुए हायर सेंटर के लिए रेफर कर दिया। तभी रास्ते में हायर सेंटर जाते समय मोहित ने दम तोड़ दिया। वहीं पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। मैं आक्रोश वासनी, एचएनएन न्यूज संवाददाता हाथरस। आप तो बहुत कुछ चीज़ें सुने होंगे कि जो है जब फैक्ट्री लगाई जाती है तो वहाँ वर्कर काम करते हैं, बाकायदे वहाँ की व्यवस्थाएं बनाई जाती हैं जिससे कि लोगों को जिस लाभ के लिए, जिस काम के लिए फैक्ट्री बनाई जाती है लाभ मिले। लेकिन कुशीनगर से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया। मामला ये है कि कुशीनगर के कप्तानगंज शुगर फैक्ट्री के मालिक
और उनके द्वारा डिस्टिलरी फैक्ट्री लगाने का जो है प्रस्ताव किया गया कि ये डिस्टिलरी फैक्ट्री लगाई जाएगी जिससे यहाँ के लोगों को काम मिलेगा। उसके लिए सरकार से उन्होंने लगभग 4 से 5 करोड़ रुपया जो है कर्ज लिए कि इस पे जो हम डिस्टिलरी क्या करेंगे, बनाएंगे। लेकिन अभी तक ये सबसे चौंकाने वाला मामला आया कि वह डिस्टिलरी आज तक बनी ही नहीं और नहीं कभी उस पर कोई काम हुआ। बड़े पैमाने पे ये धोखाधड़ी का जो है काम उस फैक्ट्री के मालिक के द्वारा किया गया, जिस मालिक का नाम YK झुनझुनवाला के नाम से वो प्रसिद्ध है। अब ये मामला जब लगभग 5 करोड़ समथिंग के पास था तो शिकायतकर्ता ने जन सूचना अधिकार अधिनियम के तहत निम्नलिखित बिंदुओं पर उन्होंने क्या किया कि उस पर जो है जवाब मांगा, जिससे ये क्लियर हुआ और श्रम विभाग ने भी ये तय किया कि किसी प्रकार का कोई हमारे वहाँ से ना श्रमिक है और न ही किसी प्रकार की वहाँ पे कोई व्यवस्था है। ऐसे में डीएम ने इस मामले को संज्ञान में लेते हुए उन फैक्ट्री के मालिक और उसके पुत्र के ऊपर गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया। इसके साथ ही एक और मामला इसमें जुड़ के आया कि जब बैंक के द्वारा जो रुपये की डिमांड की गई, जो रुपया लिया गया था डिस्टिलरी बनाने के लिए, तो उसे 25 लाख रुपया जो है जमा करने की बात आई। वो भी केवल पेपर में, न किसी बैंक में जमा हुआ और न ही शुगर फैक्ट्री के या सरकार के कोष में जमा हुआ। तो इस तरीके का वित्तीय अनियमितता बड़े पैमाने पे शुगर फैक्ट्री के मालिक के द्वारा किया गया। अब जो है पुलिस इस पर शिकंजा कसते हुए पिता और पुत्र को गिरफ्तार कर जेल भेज दी है। कुशीनगर से शैलेंद्र गुप्ता, HNN न्यूज़। उत्तर प्रदेश से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश की सड़कों पर चलने वाले बस सेवा और जो तमाम यात्राएं हैं वो अब और भी ज्यादा सरल होने वाली हैं, क्योंकि इस बीच परिवहन विभाग ने बसों की मरम्मत को लेकर एक बड़ा ऐलान किया है। दरअसल बात यह है कि परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने सख्त निर्देश दिए हैं, जिसमें ये कहा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश की सड़कों पर दौड़ने वाली बसों की मरम्मत की जाए। साथ ही साथ में अगर उसमें कुछ तकनीकी दिक्कत है तो उस तकनीकी व्यवस्थाओं को भी ठीक किया जाए। जिस तरह से यात्री घंटों तक बसों का वेट बस स्टैंड पे करते हैं, तो इस वजह से बसों की व्यवस्था के साथ साथ में जो तमाम बस स्टैंड है वहां पर भी व्यवस्थाओं को सही किया जाए। फिलहाल ये अहम कदम जनता के लिए काफी लाभदायक साबित होने वाला है, क्योंकि ये बताया जा रहा है कि जब से प्रधानमंत्री ने इस बात की जानकारी दी है कि ईंधन की बचत करनी है, उसी को ध्यान में रखते हुए परिवहन विभाग भी अब एक्शन में आ गया है। परिवहन विभाग का ये कहना है कि पब्लिक ज्यादा से ज्यादा जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है उनका इस्तेमाल कर पाए, इसीलिए उन्हें ठीक करना बेहद जरूरी है। और यही वजह है कि अब उत्तर प्रदेश की सड़कों पर दौड़ने वाली बसों में टूटे हुए शीशे और उसी के साथ साथ में जो दुरुस्त व्यवस्थाएं नहीं होती हैं उन पर काम किया जाएगा। अगर आप रास्ते में चल रहे हैं और आपको यातायात से संबंधी कोई परेशानी आ रही है तो उसकी शिकायत भी आप परिवहन विभाग तक पहुंचा सकते हैं। अब देखने वाली बात होगी कि आखिर परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह द्वारा दिए गए सख्त निर्देश कितने कारगर साबित होते हैं और क्या उत्तर प्रदेश की सड़कों पर मरम्मत और सुनियोजित व्यवस्थाओं के साथ अच्छी बसों का संचालन होगा। वीडियो जर्नलिस्ट संतोष के साथ मैं रिया राय, HNN न्यूज़ पर। जनपद बदायूं के सिविल लाइन थाना क्षेत्र में वर्कशॉप रोड पर शराब के नशे में एक गाड़ी वाला वही 4 लोगों को रौंद देता है, जिसमें कई लोग घायल हो जाते हैं। बाल तो मासूम बच्चे भी बच जाते हैं। आपको बता दें, गाड़ी रिपेयर कराने वर्कशॉप रोड पर एक व्यक्ति आया हुआ था और शराब के नशे में था। पैसे न देना पड़े जिसको लेकर दुकानदार से विवाद किया और गाड़ी लेकर भागने लगा। जैसे ही उसने भागने का प्रयास किया, सामने से आ रही स्कूटी को उसने टक्कर मार दी, जिससे स्कूटी सवार कई लोग घायल हो गए। आपको बता दें, इस संबंध में जैसे ही पुलिस को सूचना मिली तो मौके पे बदायूं सिविल लाइन थाना पुलिस और कोतवाली पुलिस पहुंचती है और आरोपी की गाड़ी के आधार पर तलाश करना शुरू कर देती है। HNN न्यूज़ के लिए मैं नियाजी खान, बदायूं। जनपद बदायूं की दातागंज तहसील क्षेत्र में आए दिन भू माफिया सक्रिय होते जा रहे हैं और लोगों की जमीन पर अवैध कब्जा करते हुए भी नजर आ रहे हैं। लगातार अधिकारियों को इस संबंध में शिकायती पत्र दिए जाता है, लेकिन कहीं कोई भी सुनवाई नहीं होती। अधिकारियों के दफ्तरों के चक्कर काटते काटते लोग परेशान हो जाते हैं। एक ऐसा ही जीता जागता मामला जनपद बदायूं के
कादर चौक थाना क्षेत्र के में मायके में रहने वाली एक विधवा महिला की जमीन पर अवैध रूप से कब्जा कर लिया जाता है। जनपद बदायूं की दातागंज तहसील क्षेत्र के म्याऊ ब्लॉक की रहने वाली है महिला, जिसकी पति की कुछ समय पहले मृत्यु हो जाती है और अपने छोटे बच्चों को लेकर अपने मायके उनके पालन पोषण को लेकर चली जाती है। वहीं कुछ समय बाद जब महिला का बेटा अपनी जमीन को देखने पहुंचा, तब उसके लिए बदमाशों ने घेर लिया और मारपीट करना शुरू कर दी। वहीं महिला का आरोप है काफी समय से उसकी जमीन पर भूमाफिया कब्जा किए हुए हैं और लगातार शिकायतें कर रही है, लेकिन उसकी जमीन को अभी तक अधिकारियों द्वारा कब्जा मुक्त नहीं कराया गया है। बदायूं एसएसपी अंकिता शर्मा को उस विधवा महिला ने शिकायती पत्र देकर न्याय की गुहार लगाई है। अब देखने वाली बात यह है कि लेडी सिंघम कहे जाने वाली बदायूं एसएसपी अंकिता शर्मा अब कब तक भूमाफियाओं के खिलाफ कार्रवाई करती हैं। एचएनएन न्यूज के लिए मैं नियाजी खान, बदायूं। 24 घंटे 24 रिपोर्टर में वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे। हर रोज हो जाता हूँ लेट, साफ नहीं होता है मेरा। अबे घोचू, अथा इंडिया को मालूम है, पेट सफा हर रोग दफा। यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी। कराए गए। पेट दफा रोग दफा सबको पता, फिर तुझको नहीं क्यों है पता। पेट दफा हर रोग दफा, एक ही जगह। जहां हर खबर है पहाड़ों की तरह खूबसूरत और हर मुद्दा है उतना ही दमदार। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत। आप देख रहे हैं 24 घंटे 24 रिपोर्टर। 27 का विधानसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी में पोस्टर वार बढ़ती जा रही है। दरअसल राजधानी लखनऊ से आसपास के जो सटे हुए जिले हैं, उनमें कल अखिलेश यादव और शिवपाल यादव के खिलाफ में तमाम तरीके के पोस्टर लगाए थे। आज समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय कार्यालय पर राजभर समाज को लेकर के पोस्टर लगे हैं। ये पोस्टर युवजन सभा के प्रदेश उपाध्यक्ष ने लगाया है, जिसमें उत्तर प्रदेश में अब तक राजभर समाज पर जितने अत्याचार हुए हैं, जितनी हत्या हुई हैं, उसका सिलसिलेवार रिकॉर्ड है। जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आता जा रहा है, वैसे वैसे समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच में पोस्टर वार तेज होता जा रहा है। आज जो होर्डिंग लगाई गई है, उसमें ये आरोप लगाया गया है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में राजभर समाज की उपेक्षा हो रही है। राजभर समाज अपने आप में एक मजबूत वोट बैंक है। ऐसे में उस वोट बैंक को साधने के लिए समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी तरह तरह की नई रणनीति कर रही है। फिलहाल जब तक चुनाव आएंगे, जब तक चुनाव रहेंगे, तब तक यूपी की सड़कों पर आपको पोस्टर जरूर दिखेंगे, क्योंकि दोनों ही पार्टियां पोस्टर वार के माध्यम से एक दूसरे पर तीखे प्रहार कर रही हैं। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी के लोग पोस्टर लगाते हैं तो उसे समाजवादी पार्टी के लोग फाड़ देते हैं, तो दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी के लोग अगर कहीं पोस्टर लगाते हैं तो उसे भारतीय जनता पार्टी के लोग न केवल फाड़ते हैं बल्कि मुकदमा तक दर्ज कराते हैं। फिलहाल आज जो समाजवादी पार्टी के कार्यालय पर पोस्टर लगा हुआ है, वो चर्चा का विषय बना हुआ है। वीडियो जर्नलिस्ट समर के साथ पुनीत मोहन, एचएनएन न्यूज, लखनऊ।
संभल से इस वक्त बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि संभल में एक चचेरे भाई ने अपने ही भाई यानी कि युवक की पानी में डुबोकर जान ले ली। हालांकि इस पूरे मामले में पहले पड़ताल शुरू की गई थी, लेकिन परिजनों ने अपनी शिकायत को वापस ले लिया है। दरअसल मामला ये बताया जा रहा है कि चचेरा भाई और उसके साथ गया हुआ युवक दोपहर के 1 बजे स्विमिंग पूल में नहाने के मकसद से गए थे, लेकिन उसी दौरान में स्विमिंग पूल में वीडियो वायरल होने लगा जिसमें ये साफ नजर आ रहा है कि युवक बार बार अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उसी दौरान उसका चचेरा भाई उसके सर को पानी में डुबोता जा रहा है। हालांकि 1 से 1.5 मिनट बाद उसने उसके सर को छोड़ दिया था, लेकिन शव ने यानी कि जिसे दबाया जा रहा था उसने अपने आप को बचाने की कोशिश की, लेकिन उसकी मृत्यु मौके पर हो जाती है। इस पूरे मामले में पहले शिकायत दर्ज करने की कोशिश की जाती है, लेकिन उसके बाद आपसी सहमति बनने के बाद मामला पूरी तरीके से बदल जाता है। इस मामले से जुड़े वकील का ये कहना है कि इसमें परिजनों ने आपसी सहमति तय कर ली है और ये भी कहा जा रहा है कि अब शव का पोस्टमार्टम नहीं किया जाएगा। लेकिन जब से ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं तब से काफी हाहाकार मचा हुआ है और ये देखना होगा कि आखिर इस मामले की जांच कहां तक पहुंच पाती है। वीडियो जर्नलिस्ट संतोष के साथ मैं रिया राय, HNN न्यूज पर। रायबरेली में एक बड़ा सा दर्दनाक सड़क हादसा हुआ है। आपको बता दें रायबरेली में गंगा एक्सप्रेसवे निकला है। गंगा एक्सप्रेसवे में खड़े ट्रैक्टर पर एक कार जो है जा घुसी है और खड़े कार में जो है लगभग 8 लोग सवार थे और 8 लोग सवार में 3 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। बताया जा रहा है एक किशोरी समेत 2 महिलाओं की दर्दनाक मौत हुई है और ये परिवार जो है सभी परिवार के लोग ही बताए जा रहे हैं और एक ही परिवार के लोग जो है जौनपुर से दिल्ली की ओर जा रहे थे तभी ये घटना हुई है। आपको बता दें रायबरेली में जब इतनी बड़ी घटना हो गई उसके बाद जो है परिवार में काफी मातम का माहौल देखने को मिल रहा है और जब इसकी जानकारी पुलिस को मिली तो पुलिस जो है मौके पर पहुंची और मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को अस्पताल पहुंचाया जहां उनका इलाज चल रहा है। लगभग 5 लोग जो है जिला अस्पताल में एडमिट है जो जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रहे हैं। उसमें से 3 लोगों की मौत हुई है। पुलिस ने तीनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। अब बात की जाए गंगा एक्सप्रेसवे में गाड़ी खड़ी करने की तो सबसे बड़ी बात ये जिम्मेदार जो प्रशासन है और जिम्मेदार जो एजेंसियां हैं उन्होंने उनकी तरफ से कोई ऐसी ठोस कार्रवाई नहीं की जा रही है जिसकी वजह से लगातार ऐसी घटनाएं घट रही हैं और सबसे बड़ी बात यही है कि इसमें आगे की कार्रवाई जिम्मेदार एजेंसियां क्या करती हैं। हर्षित द्विवेदी, HNN न्यूज, रायबरेली। एटा में 2 लोगों की संदिग्ध मौत के बाद इलाके में सनसनी फैल गई है। बताया जा रहा है कि उनको शराब में जहर मिलाकर पिला दिया गया जिसके बाद उनकी मौत हो गई। ये पूरा मामला आवागढ़ के मीसा कला का है जहां पर ये घटना घटित हुई है। दरअसल जैसे ही लोगों को पता लगा कि उनकी हालत गंभीर है तो परिवारजनों ने तुरंत उनको अस्पताल में भर्ती कराया। अस्पताल आगरा पहुंचने पर डॉक्टरों ने उनका मेडिकल टेस्ट किया, लेकिन बताया जा रहा है कि उनकी मौत पहले ही हो चुकी थी। इस पूरे मामले में पुलिस हर एंगल से जांच कर रही है और हर पहलू को समझने की कोशिश कर रही है। वहीं परिवार का आरोप है कि इसमें किसी न किसी ने जहर दे दिया है शराब में मिलाकर जिसके बाद उनकी मौत हो गई। अब पूरे आरोपों को लेकर पुलिस जांच कर रही है और इसके बाद अब पुलिस का कहना है कि हम इसकी जांच को लेकर गंभीर हैं। वहीं परिवार की मांग है इस पूरे मामले में कि दोषियों को छोड़ा ना जाए। कैमरा पर्सन संतोष के साथ विकास यादव, HNN न्यूज। न्यूडा में मौसम को लेकर एक बड़ा अलर्ट जारी किया गया है। अगर बात करूं तो मौसम विज्ञान भवन ने इस बात की जानकारी दी है कि अब 28 से 31 के बीच जो पूर्वानुमान है वो हाई अलर्ट पर रहने की संभावना जताई गई है। दरअसल बताया गया है कि 28 से 30 मई के बीच जो पश्चिमी विक्षोभ है उसके कारण उत्तर भारत में हल्की आंधी और बारिश की चेतावनी साथ ही ओलावृष्टि की चेतावनी भी जारी की गई है। वहीं अगर बात करूं जिला प्रबंधन पड़ाली की तरफ से जनहित में एक चेतावनी भी जारी की गई है जिसको लेकर कहा गया है कि लोग इस समय सावधानी बरतें और सबसे ज्यादा इसका असर जो है वो 28 से 29 मई के बीच देखने को मिलेगा। और सबसे बड़ी बात है कि इस समय जो हवा की रफ्तार है वो 80 से 90 किलोमीटर पर आवर की देखी जा सकती है, जबकि कुछ जगहों पर इसकी रफ्तार 100 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से भी देखी जा सकती है। वहीं अगर बात करूं तापमान की तो तापमान में 6 से 8 डिग्री सेल्सियस की
गिरावट भी देखने को मिल सकती है। और इस पूरे अलर्ट के बीच गौतम बुद्ध नगर का जो प्रशासन है वो अलर्ट मोड पर है, ऑरेंज मोड पर है। वहीं प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि इस वक्त अपने घरों में ही रहें और कोशिश करें कि आप जो बिजली के खंभे हैं उनसे दूर रहें। साथ ही दामिनी जैसे ऐप को अपने मोबाइल में डाउनलोड करके रखें। इस पूरे मामले को लेकर प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर है। कैमरा पर्सन संतोष के साथ विकास यादव। फिलहाल इस बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया की खबर देखने के लिए आप देखते रहिए HNN न्यूज।